आप लोग कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ ट्रैवल करेंगे, क्या पहनेंगे, इसका फैसला भी गवर्नमेंट करेगी। 2021 में एक 22 साल के लड़के को एक स्टेडियम में घसीट के लाया गया और उसके साथ उसके पेरेंट्स को भी वहां बुलाया गया और वहां हजारों लोगों के सामने उसे गोली मार दी गई। यानी कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है तो वो जेल में रहेगा, उसका बेटा भी जेल में रहेगा और यहाँ तक कि अगर उसका पोता भी होता है तो वो भी पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। 2025 में 3 लोगों ने यहाँ से समुंदर के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों की बोट पर आर्मी ने रास्ते में ही गोलियां चला दी और वो तीनों मारे गए। इन तीनों की बॉडीज को इनके गांव वापस लाया गया और वहां लटका दिया गया ताकि लोगों को ये पता चल सके कि साउथ कोरिया से भागने का ये अंजाम होता है। नॉर्थ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नाम तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ ट्रैवल करेंगे, क्या पहनेंगे, यहाँ तक कि आप शादी कहाँ करेंगे, इसका फैसला भी गवर्नमेंट करेगी। दुनिया नॉर्थ कोरिया को आज एक ओपन जेल के तौर पे जानती है। 1945 तक जापान ने कोरिया पे कई साल हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन और साउथ कोरिया यूएस के कब्जे में चला गया और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये वेस्टर्न कंट्रीज कई दफ़ा अपनी फतह की गई ज़मीनों को आपस में बांट चुके हैं और ये लोग इन ज़मीनों को आपस में बांटते हुए उन लोगों से एक मर्तबा भी नहीं पूछते जो कि पहले से इन ज़मीनों पर रह रहे होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ओटोमन एम्पायर टूटा था तो उस टाइम पे भी इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने बिल्कुल ऐसे ही ओटोमन एम्पायर के हिस्सों को आपस में डिवाइड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में किम इल सन कोरिया के पहले लीडर के तौर पे उभरे और उन्हें नॉर्थ कोरिया का पहला लीडर बना दिया गया और उन्हें ये पावर इतनी पसंद आई कि उनके बाद उनके बेटे किम जोंग इल और अब उनके पोते किम जोंग उन कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। पहले दिन से लेके आज तक कोरिया ने ऐसे गैर जमहूरी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी कवानीन बनाए ताकि पावर सिर्फ इसी एक फैमिली के पास ही रहे और कोरिया का कोई भी शख्स इनके खिलाफ बगावत करने का सोच भी ना सके। इसी सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रीच या फॉलो करने पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी, क्योंकि मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सही और गलत में फ़र्क करने की तमीज़ देती है। मज़हब आपको ये भी सिखाता है कि जहाँ कहीं कोई गैर इंसानी काम होता हुआ देखें तो उसके खिलाफ बगावत करें। इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे तमाम रिलीजन्स पे पाबंदी लगाई है ताकि कहीं कोई भी रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो कि इनके खिलाफ बगावत ना कर दे। यहाँ चर्च तो मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं और ये भी कि हमारे यहाँ लोगों के पास कितनी मजहबी आज़ादी मौजूद है। लेकिन असल में कोई भी अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो या प्रीच करता हुआ पकड़ा गया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर या तो उसे जेल जाना पड़ेगा या फिर उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। 2009 में एक 32 साल की औरत को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसकी वजह ये बताई गई थी कि वो बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। 2009 में एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और उसकी वजह ये बताई गई कि जब उसके पेरेंट्स की तलाशी ली गई थी तो उनसे बाइबल मिली थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाइबल तो उसके पेरेंट्स से मिली थी तो फिर उसे क्यों सज़ा दी गई। तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट गिल्ट बाय एसोसिएशन पे बिलीव करती है और यहाँ एक 3 जनरेशन लॉ है। गिल्ट बाय एसोसिएशन का ये मतलब है कि जुर्म तो सिर्फ एक शख्स करता है, लेकिन उसकी सज़ा में उसके सारे ख़ानदान को ही पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और फिर ये जेल की सज़ा 3 जनरेशन तक रह सकती है। यानी कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है तो वो जेल में रहेगा, उसका बेटा भी जेल में रहेगा और यहाँ तक कि अगर उसका पोता भी होता है तो वो भी पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। और ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में एक डर पैदा हो और लोग ये देखें कि अगर हम जुर्म करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए ये लोग किसी भी किस्म का जुर्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। यहाँ किसी भी किस्म का रिलीजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ के सुप्रीम लीडर यहाँ के अनडिक्लेयर गॉड्स हैं। उनके पोर्ट्रेट्स और स्टेचूज आपको कोरिया में हर जगह पे मिलेंगे। कोरिया में इन सुप्रीम लीडर्स को अजीम तरीन और अपना सब कुछ माना जाता है। इन्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कि कोई भी इन्हें डिसरिस्पेक्ट करने का सोच भी नहीं सकता। कोरिया का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग कोरिया के हर घर में किम फैमिली की फ़ोटोज़ होना लाजमी है और ये भी ज़रूरी है कि इनकी तस्वीरों को दीवार पे सबसे ऊपर लटकाया जाए और उनकी रेगुलरली सफाई भी की जाए। यहाँ तक कि कोरिया की एक सीक्रेट पुलिस है
जो लोगों के घरों में जाकर ये देखती है कि इनकी तस्वीरों को अच्छी तरह साफ किया गया है या नहीं किया गया। 9 जनवरी 2020 को कोरिया के एक घर में आग लग जाती है। खुद को और अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए माँ अपने दोनों बच्चों को उठाती है और घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन इसी दौरान वो किम फैमिली की फोटोज को वहाँ से हटाना भूल जाती है। एक आदमी बाहर से भागता हुआ इनके घर के अंदर जाता है और वहाँ से अपने सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को हटा देता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इन फोटोज को आग ना लग सके। अगले दिन जब ये न्यूज़ उनके मीडिया पे आती है तो इस मीडिया पे उस आदमी को एक हीरो के तौर पे दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ उस औरत को सीरियस इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जब वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल वाले उसके बच्चों को दवाइयाँ देने से भी इनकार कर देते हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जब आग लगी तो उसने अपने बच्चों को क्यों बचाया, सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को आग लगने से क्यों नहीं बचाया। इनका मीडिया भी कम्प्लीटली स्टेट ओन्ड है और प्राइवेट मीडिया का यहाँ कंसेप्ट ही नहीं। लोगों को ज़बरदस्ती सिर्फ स्टेट मीडिया ही दिखाया जाता है, और लोगों को भी मजबूरन सिर्फ यही देखना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और इस स्टेट मीडिया के चैनल पे भी ये गवर्नमेंट फैसला करती है कि कौन सी खबरें आपको दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी। और इन चैनल्स पर दिन रात सुप्रीम लीडर्स की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, और इन चैनल्स पे ये दिखाया जाता है कि कोरिया की आवाम किम फैमिली के रूल के अंडर कितनी खुश है और इनके मुकाबले में बाहर की दुनिया के कितने बुरे हालात हैं। यहाँ फॉरेन मूवीज और फॉरेन ड्रामास को देखने का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई भी फॉरेन मूवी या ड्रामा, स्पेशली साउथ कोरियन ड्रामास को देखने पर पाबंदी लगाई गई है, और ऐसा इसलिए है कि इनकी साउथ कोरिया के साथ 1950 में एक जंग हुई थी, और उसके बाद से अब तक इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। और ये लॉ इसलिए है ताकि कहीं फॉरेन कल्चर इन लोगों पे एक्सपोज ना हो जाए, और इन लोगों को कहीं ये ना पता चल जाए कि दुनिया की दूसरी कंट्रीज में रहने वाले लोग कितने आज़ाद हैं, और इसी कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर कहीं ये लोग किम के खिलाफ बगावत ना कर दें। 2020 में एक एंटी रिएक्शनरी थॉट लॉ पास किया था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन म्यूजिक सुनना या फॉरेन मूवी देखना एक क्राइम है, और इसकी सज़ा 15 साल तक कैद या पब्लिक एग्जीक्यूशन हो सकती है। 2021 में एक 22 साल के लड़के को एक स्टेडियम में घसीट के लाया गया, और उसके साथ उसके पेरेंट्स को भी वहां बुलाया गया, और वहां हजारों लोगों के सामने उसे गोली मार दी गई। और उसका कसूर ये था कि उसने साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था और 3 मूवीज देखी थी, और ऐसा लोगों को ये दिखाने के लिए किया गया कि अगर वो भी साउथ कोरियन सॉन्ग या कोई मूवी देखेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। किसी भी फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस होना या उसे फॉलो करना भी यहाँ बैन है। यानी आप जीन्स नहीं पहन सकते, बालों को डाई नहीं कर सकते, लिपस्टिक नहीं लगा सकते, ब्राइट मेकअप नहीं कर सकते, सन ग्लासेस नहीं लगा सकते, और यहाँ तक कि वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहन सकते। यहाँ आप अपनी पसंद के बाल भी नहीं कटवा सकते। यहाँ आपको गवर्नमेंट के अप्रूव 15 हेयर कट्स में से ही कोई एक चुनना होगा। इसके अलावा आप बालों की स्टाइलिंग नहीं कर सकते, कर्लिंग नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि कोई भी फॉरेन परफ्यूम भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी आप पर और आपकी बॉडी पर किसी भी किस्म का कोई भी फॉरेन कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं नजर आना चाहिए। इस कंट्री में आप अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते। यहाँ सिर्फ वही डिशेस खाने की इजाज़त है जो कि कोरियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखती हैं, और किसी भी फॉरेन डिश को बनाना या खाना यहाँ स्ट्रिक्टली बैन्ड है। ऐसा करने को गवर्नमेंट एक कल्चरल इन्वेजन कहती है। यानी गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि अगर ये वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वही वेस्टर्न आइडियोलॉजी किम की डायनेस्टी को ले डूबे। ये कंट्री दुनिया से इतना कट ऑफ है कि यहाँ आम पब्लिक के लिए इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं है। सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें इंटरनेट अलाउ किया जाए, और अगर उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए तो उन्हें 1 घंटे के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाती है, और उस 1 घंटे में भी उनके साथ एक आदमी को बिठाया जाता है ताकि वो ये देख सके कि वो स्टूडेंट क्या सर्च कर रहा है। और उस 1 घंटे के दौरान भी हर 5 मिनट के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, और अगर वो स्क्रीन अनफ्रीज करनी है तो वहाँ पे मौजूद गवर्नमेंट ऑफिशियल का फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, और ऐसा हर 5 मिनट के बाद किया जाता है। और ये फैसिलिटी सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स को ही हासिल है। आम पब्लिक के लिए इंटरनेट की बजाय इंट्रानेट मौजूद है। ये एक ऐसा क्लोज एंडेड नेटवर्क है जो कि इसी कंट्री से ऑपरेट होता है और इसी कंट्री में चलता है। इस सिस्टम की हर चीज़ की सुपरविजन खुद गवर्नमेंट करती है। यानी कि इस इंटरनेट के अंदर भी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है और कौन सी छुपानी है, इसका फैसला भी गवर्नमेंट करती है। आपके मोबाइल में मौजूद ऐप्स, आपकी सर्च हिस्ट्री और आपके कम्युनिकेशंस हर वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंडर होती है। यहाँ गवर्नमेंट के पास आपके पर्सनल डाटा का भी एक्सेस है और गवर्नमेंट आपके बारे में सब कुछ जानती है। इस कंट्री में सोशल मीडिया नाम की कोई लग्जरी नहीं है।
फेसबुक, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे ऐप यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते और यही वजह है कि यहाँ के लोग ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि बाहर की दुनिया में आखिर क्या हो रहा है। यहाँ ना तो कोई फॉरेन ऐप्स चलती हैं और ना ही प्ले स्टोर चलता है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट की अप्रूव्ड ऐप्स ही चलती हैं और उनमें भी गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और इन्हें भी अगर आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए आपको एक फिजिकल स्टोर विजिट करना पड़ेगा। यहाँ आप अपनी मर्जी से ट्रैवल भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने ही कंट्री के एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगी और अगर वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तभी आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे और किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करने की सहूलत आम पब्लिक के लिए मौजूद ही नहीं है। किसी फॉरेन कंट्री जाना तो दूर, आप किसी फॉरेन कंट्री में कॉल भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि आप आखिर क्यों बाहर कॉल करना चाहते हैं। यहाँ पासपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को ही इशू किए जाते हैं या फिर उन लोगों को इशू किए जाते हैं जो कि किम के बहुत ज़्यादा करीब हैं। कोरिया में आज के ज़माने में भी एक गैर इंसानी सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसे सोंगबुन कहा जाता है। यहाँ आपकी किस्मत का फैसला आपकी काबिलियत पर नहीं बल्कि सोंगबुन क्रेडिट की बेस पे किया जाता है। सोंगबुन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाले लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर आती है कोर, जिसे यहाँ की एलीट क्लास भी कहा जा सकता है। इनमें वो लोग शामिल हैं कि जिनके आबाओ अजदाद ने कोरियन रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था या फिर वो लोग जो कि नस्ल दर नस्ल से किम के बहुत वफादार हैं। इन लोगों को अच्छी जॉब्स, अच्छे घर और अच्छी गाड़ियाँ दी जाती हैं और उनके बच्चों को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वेबरिंग, जिन्हें हम मिडिल क्लास भी कह सकते हैं और तीसरे नंबर पे आती है होस्टाइल, जिन्हें हम लोअर क्लास भी कह सकते हैं। इनमें वो लोग आते हैं कि जिनके आबाओ अजदाद ने कभी ना कभी किम फैमिली को धोखा दिया था या फिर इनकी फैमिली में किसी ना कोई क्राइम किया है या फिर कोई रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया। इन लोगों को इस मुआशरे में सबसे निचला दर्जा दिया गया है। इन लोगों को सबसे बुरी किस्म की जॉब्स दी जाती हैं, सबसे बुरे घरों में रखा जाता है और आप चाहे कितना भी स्मार्ट और ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर आप इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपका कोरिया में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एजुकेशन हर एक शख्स के लिए मैंडेटरी है, लेकिन एजुकेशन के नाम पर यहाँ स्कूल में बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। बच्चों को ये शुरू से ही सिखाया जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और उनके अलाइज कोरिया के दुश्मन हैं और टीचर्स यहाँ बच्चों को शुरू से ही किम फैमिली के फ़ज़ाइल और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और किम फैमिली के लोगों को उनके सिलेबस में भी शामिल किया गया है। इस तरह ये बच्चे किम फैमिली के बारे में ही पढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में सोचते हैं और इन्हीं के स्टैचूज़ अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो इस वजह से उनका ब्रेन भी इसी तरह डेवलप होता है और ये भी सिर्फ उन स्कूल्स के बच्चों के साथ किया जाता है जो कि कोर क्लास के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और जो लोअर क्लास के बच्चों के स्कूल हैं उनमें टीचर्स बच्चों पे तवज्जो ही नहीं देते और इसी वजह से ये लोग जो कि लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर से पढ़वाते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के फैमिली मेम्बर्स को ही एक दूसरे पे जासूस तैनात कर देती है, यानी कि अगर पूरी फैमिली में से कोई भी क्राइम करता है तो उसकी अपनी फैमिली का ही कोई ना कोई मेंबर जाकर गवर्नमेंट को बता देता है कि उसने क्राइम किया है और फिर गवर्नमेंट पूरी की पूरी फैमिली को पकड़ के प्रिजन कैंप में डाल देती है और प्रिजन कैंप में रहने वाले लोगों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ लोगों को बहुत कम खाना दिया जाता है और उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता है और इसके अलावा इन पर अनएथिकल टॉर्चर भी किया जाता है और अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसे मार दिया जाता है और अगर कोई किसी को यहाँ से भागने की प्लानिंग करता हुआ सुनता है और वहाँ के गार्ड्स को नहीं बताता तो उसे भी मार दिया जाता है। यहाँ के प्रिजन कैंप से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि अगर इस दौरान आप पकड़े गए तो आपको और कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ गोली मारी जाएगी और वैसे भी यहाँ से भाग के कोई जा भी कहाँ सकता है। कोरिया के एक तरफ चाइना और रशिया है और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है और एक तरफ रिवर है और इन तमाम बॉर्डर्स पे हाई लेवल की सिक्योरिटी मौजूद होती है और उन्हें यहाँ से भागने वालों को देखते ही मारने का ऑर्डर है और अगर कोई इनसे बच के चाइना या रशिया पहुँच भी जाए तो डिफेंस एग्रीमेंट होने की वजह से ये दोनों कंट्रीज उन शहरियों को डिपोर्ट कर देते हैं और डिपोर्ट करके वो इन्हें फिर नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं और फिर जिन लोगों के साथ होता है वो बताया भी नहीं जा सकता क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट यहाँ से भागने को एक गद्दारी समझती है और यहाँ गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है मौत। 2025 में 3 लोगों ने यहाँ से समुंदर के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों की बोट पर आर्मी ने रास्ते में ही गोलियां चला दी और वो तीनों मारे गए। इन तीनों की बॉडीज को इनके गांव वापस लाया गया और वहां लटका दिया गया ताकि लोगों को ये पता चल सके कि साउथ कोरिया से भागने का ये अंजाम होता है।
लेकिन इसके बावजूद भी लाखों लोग यहाँ से हर साल भागने की कोशिश करते हैं और वो लोग जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो यहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। शिनडोंग इनके एक प्रिजन कैंप में कैदी थे और वो किसी तरह यहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि कुछ लोगों को जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा और प्रिजन कैंप भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी पर एक किताब एस्केप फ्रॉम कैंप 14 भी लिखी गई, जो कि बाद में काफ़ी मशहूर भी हुई। और ये सारे रूल्स और इतना टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी शख्स सुप्रीम लीडर के खिलाफ बगावत ना करे। सुप्रीम लीडर को यहाँ लोग बहुत अजीम मानते हैं, मतलब आप उन जैसे बाल नहीं कटवा सकते, उन जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। पब्लिक पार्क्स में उनकी स्पीचेस को लाउड स्पीकर पर सुनाया जाता है और इन्हें पावर में रखने के लिए यहाँ की स्टेट, यहाँ पे मौजूद घर, गाड़ियों, स्कूल्स, बिल्डिंग्स और यहाँ तक के बिजनेसेस को भी ओन करती है और लोगों को सिर्फ इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त है, ख़रीदने की नहीं। यहाँ जब कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो उसे भी सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में जाने की इजाज़त होती है और उस दौरान भी वो वहाँ कहीं अकेला खड़ा नहीं हो सकता, किसी लोकल से बात नहीं कर सकता। और वो लोग जो टूरिस्ट से मिलते हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए होते हैं। यहाँ हर 5 साल बाद सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए इलेक्शन भी करवाए जाते हैं ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि कोरिया कितना डेमोक्रेटिक है। और वोट देना यहाँ के हर शहरी पे फ़र्ज़ है, लेकिन ये लोग वोट सिर्फ उसी शख्स को दे सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। और जब ये ऐसा इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये सुप्रीम पीपल्स असेंबली अपने पास से कोई लॉ नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ उन्हीं लॉज को अप्रूव करती है जो कि किम जोंग ने फॉरवर्ड किए होते हैं। और किम जोंग के साथ इस सेशन के दौरान आपका एक्टिव और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। 30 अप्रैल 2025 नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ह्यून योंग चोल को एक बड़े मजमे के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया था। आई रिपीट, एंटी एयरक्राफ्ट गन से। ये एक ऐसी गन होती है जिससे दुश्मन के रॉकेट्स और जहाज गिराए जाते हैं और इसकी वजह ये बताई गई थी कि उन्होंने किम जोंग के साथ डिसलॉयलिटी की है। डिसलॉयलिटी ये की है कि एक दिन जब किम जोंग अपना सेशन ले रहे थे तो इस सेशन के दौरान ऐसा हल्का सा महसूस हुआ कि ये डिफेंस मिनिस्टर सो रहे हैं। कोरिया की इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी गवर्नमेंट की सारी अटेंशन किम जोंग पर ही लगी रहती है और इसी वजह से इनकी इकोनॉमी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ 69% लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ मेल्स को फोर्स किया जाता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें और इस गवर्नमेंट जॉब को करने के बाद उन्हें महीने के सिर्फ इतने पैसे दिए जाते हैं कि जिससे सिर्फ 7 से 9 किलो मकई खरीदी जा सकती है। और यहाँ की फीमेल्स यहाँ पे लोकल मार्केट्स में काम करती हैं जिसकी वजह से इनका गुजर बसर हो पाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की हाउस होल्ड इनकम में 70% कंट्रीब्यूशन वुमेन का होता है और इन्हीं मार्केट से ये लोग ब्लैक में फॉरेन मूवीज़ और ड्रामाज की सीडीज़ और डीवीडीज़ खरीदते हैं। और अब तो यहाँ इन मार्केट्स में यूएसबीज़ में भी ये सब कुछ मिल जाता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इन लोगों को फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है वैसे वैसे ये लोग अपनी हल्की हल्की आवाज़ उठाना शुरू हो गए और यही वजह है कि इतने सख्त लॉज होने के बावजूद भी आज कोरिया की गवर्नमेंट की ग्रिप अपने ही लोगों पर लूज होती जा रही है। इस दुनिया ने आज तक बहुत से डिक्टेटर्स देखे हैं और इन डिक्टेटर्स ने अपने ही लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, लेकिन ये जुल्म तब तक चलता है जब तक लोग उसे बर्दाश्त करते हैं और जब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई भी डिक्टेटर नहीं टिक पाता। उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरिया के लोग भी अपनी इसी आज़ादी के लिए उठ खड़े होंगे और कोरिया के भी इस डिक्टेटर फैमिली से जान छूट जाएगी। थैंक यू वेरी मच।